तो आज के इस वीडियो में हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ये जीत लिया है सुचाता चुवांगश्री ने, जो कि थाईलैंड देश की रहने वाली हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता इस साल इसका कौन सा संस्करण हुआ है? 72वां आयोजन हुआ है हैदराबाद में, और इस प्रतियोगिता में 108 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया। जीता किसना है? तो थाईलैंड की सुचाता चुवांगश्री ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। उपविजेता रही हैं हसेट डेरजे अदमसू इथोपिया की, और इस प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व किया नंदिनी गुप्ता ने, जो कि 108 देशों में या फिर 108 सुंदरियों में 40वें स्थान पर रही हैं। और पिछले साल 71वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? क्रिस्टीना पिचकोवा, जो कि चेक गणराज्य देश की थी। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है दीप जिला। दीप जिला जो है दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीप केंद्र शासित प्रदेश का जिला है, और ये ज़िला भारत का ऐसा पहला ज़िला बन गया है जो कि अपनी बिजली की मांग को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरी करता है। ये जानकारी दी है प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी कौन है? केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। देखो, इसी क्रम में दो और प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आपसे पूछा जाएगा, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर यानी कि भारत की पहली सोलर सिटी किसे घोषित किया गया? तो आप कहना मध्य प्रदेश के सांची के लिए घोषित किया गया। फिर आपसे पूछा जाएगा, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बन गया है? तो आप कहेंगे दोस्तों, ये बन गया है गुजरात का मोढेरा गांव। और देखो, कई बार पूछा जाता है कि जो मोढेरा गांव है 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है, ये गुजरात के किस जिले में है? तो आप कहना ये गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। ओके, बताओ, पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में। ठीक है, जो एशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है मुंबई में स्थापित हुआ है। मुंबई में कहाँ पर? तो मुंबई के घर घर में स्थापित हुआ, और इस मंदिर का नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। 12 वर्षों का समय लगा है इसको बनने में, और बनाने में लागत आई है 170 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं अपनी ई बुक के बारे में आप लोगों को बार बार बता चुका हूं, इसकी क्वालिटी, इसकी विशेषताएं और कंटेंट के बारे में। बिल्कुल जैसा हम यहां पर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में इसी प्रकार का शानदार कंटेंट आपको मिल जाएगा पिछले एक साल का। तो देखो, इसमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा जनवरी 2024 से, और जिस दिन तक आप ई बुक को परचेस करते हैं उस दिन तक आपको अपडेट करंट अफेयर्स मिलेगा। मंथली करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जैसे न्यू अपॉइंटमेंट, अवार्ड एंड ऑनर, इंडेक्स, समिट, ठीक है, वगैरह वगैरह, जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं सारे आपको मिल जाएंगे। तो मैं दावा करता हूं कि पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है हमारी। और जो सेकंड हमारी ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी क्रम में साइंस की जो हमारी ई बुक है, इसमें भी प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही बोलूँगा, यदि आप सच में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं, और अपने माथे पर जो बेरोजगारी वाला कलंक लगा के आप घूम रहे हैं उसको आप दूर करना चाहते हैं, तो हमारी इन तीनों ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लेना। कैसे परचेस करना है? अभी एक ऑफर भी चल रहा है। यदि आप इन तीनों ई बुक को परचेस करना चाहते हैं तो केवल आपको 150 रुपीज़ पेमेंट करना है इस क्यूआर कोड पर। केवल 150 रुपये का पेमेंट करने के बाद
पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। स्क्रीनशॉट हमें प्राप्त होते ही 5 सेकंड के अंदर हम आपको ये तीनों ई बुक सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ऑफर का फायदा जरूर लीजिएगा। बताओ, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या फिर यूटी में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो सोनमर्ग सुरंग, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले के गगनगिर में इस सुरंग का उद्घाटन किया गया है। सुरंग का नाम है सोनमर्ग सुरंग, या फिर इसको जेड मोड़ सुरंग के नाम से भी जाना जा रहा है। ये जो सुरंग है ये श्रीनगर से लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है, जो कि गगनगिर को सोनमर्ग से जोड़ती है। लंबाई है 6.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में आयोजित 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखो, आसियान शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण होता है, तो इसका जो आयोजन है मलेशिया देश के कुआलालंपुर में किया गया है। ठीक है, और अभी 2025 का मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है, और इससे पहले 2024 का हुआ था लाओस में। ठीक है, अभी इस साल की थीम क्या रही है? समावेशिता और स्थिरता। आसियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 11 देश हैं, और 11वां देश जो है ये तिमोर लेस्ते है। आसियान का जो हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये जीत लिया है दोस्तों बानू मुश्ताक ने। ठीक है, और इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनकी एक लघु कथा संग्रह है, उसका नाम है हार्ड लैंप। ठीक है, तो इस कहानी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और दोस्तों ये जो कहानी है ये लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी बन गई है, ये भी आपको याद रखना है। फिर बताओ, आईसीएमआर ने भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चेन्नई में। बताओ, हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया। देखो, जाकिर हुसैन काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बताओ उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जाकिर हुसैन को दोस्तों ये सारे अवार्ड मिल चुके हैं। पद्मश्री इनको दिया गया। पद्मश्री कब दिया गया? 1988 में। इसके बाद पद्म भूषण की बात करें 2002 में दिया गया। फिर पद्म विभूषण कब दिया गया? 2023 में पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, और इनका निधन हो गया है। इनने भारत में यदि हम बात करें तो शास्त्रीय संगीत में भारत को एक अलग ही पहचान दिलाई है। इनके पापा जी का नाम बताओ पहले, पूछा जाएगा। देखो, अल्लाह रखा खां पूछा जाता है कि ये क्या करते थे, मतलब क्या बजाते थे? तो अल्लाह रखा खां इनके पिताजी थे, और ये भी मशहूर तबला वादक थे। एक एक फैक्ट मैं जो बता रहा हूँ, सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आरबीआई के न्यू गवर्नर के बारे में बताओ। दिसंबर में इनकी नियुक्ति हुई थी। आरबीआई के न्यू गवर्नर क्रमांक बताओ, कौन से नंबर के गवर्नर? 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। इनका नाम है संजय मल्होत्रा, और इनने किसका स्थान लिया है? तो शक्तिकांत दास का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, एक एक फैक्ट आपको याद रखना है। फिर बताओ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 क्या चुना है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ब्रेन रॉट शब्द के लिए। ये ब्रेन रॉट शब्द, इसका मतलब क्या है? देखो, हम और आपके घर परिवार में आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, घंटों बिना सोचे समझे उस पर स्क्रॉल करते रहते हैं, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आता रहता है, और ये जो आदत है दोस्तों ये कहलाती है ब्रेन रॉट। और ये ब्रेन रॉट कोई मतलब साधारण आदत नहीं है दोस्तों, ये एक प्रकार की बीमारी है, बहुत गंभीर बीमारी है। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और बड़े भी हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बनाए गए हैं? तो सीएजी की हम बात करें दोस्तों, ये बने हैं के संजय मूर्ति। क्रम याद रखना है, कौन से नंबर के बने हैं? ये 15वें नंबर के बने हैं। ठीक है, देखो जो सीएजी है इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 148 में। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति करी जाती है और इनको वेतन मिलता है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, भारत के
प्रथम CAG कौन थे? तो वी नरहरि राव भारत के पहले CAG थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो देखो राज्य पूछा गया तो हरियाणा राज्य में खोला गया है भारत का पहला संविधान संग्रहालय, और हरियाणा के सोनीपत में खोला गया है। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में खोला गया है। ओके, नवंबर 2024 में किस राज्य ने अपनी पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ किया? तो दोस्तों कर्नाटक की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ किया गया है। बताओ, इसी क्रम में देखो दो और प्रश्न बनेंगे। एक बनेगा दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी महाकाल नगरी उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है। उद्घाटन किया है इसका PM नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो वैदिक घड़ी है उज्जैन में जंतर मंतर के भीतर 85 फीट ऊंचे टावर पर लगाई गई है, और इस घड़ी को नाम दिया गया है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। इसका उद्देश्य है लोगों को वैदिक समय की कैलकुलेशन से परिचित कराना। देखो मैंने कहा था 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 मैंने आपको बता दिए हैं घड़ियों से संबंधित। तीसरा देखो, देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी ये नई दिल्ली में स्थापित की गई है, और नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली AI टीचर का नाम बताओ। देखो भारत की पहली AI टीचर यदि पूछा जाए कि कहाँ पर ये अपॉइंट हुई है, तो आप कहेंगे केरला के तिरुवनंतपुरम में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर भारत की पहली AI टीचर को अपॉइंट किया गया, और इस AI टीचर को फीमेल टीचर का लुक दिया गया है, और उसको इसका नाम रखा है आइरिस। ठीक है, याद रखना आप लोग, आइरिस इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मंजूरी दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो विश्व की पहली चिकनगुनिया की वैक्सीन है अमेरिका के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है दोस्तों नाइजीरिया। नेक्स्ट है, जमानत पर रहा किए गए आरोपियों के पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बन गई? तो ऐसे आरोपी जिनको जमानत पर छोड़ा जाता है उनकी ट्रैकिंग करने के लिए कि कहीं हमने उनको जमानत पर छोड़ दिया है, हमने छोड़ तो दिया है लेकिन कहीं वो और घटना तो नहीं कर रहे हैं, तो इस सब की ट्रैकिंग करने के लिए पैरों में GPS ट्रैकर लगाने वाली पहली पुलिस जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस WhatsApp चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये वर्ल्ड कप अपने देश भारत ने जीत लिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए कंप्लीट डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इस साल इसका दूसरा संस्करण हुआ है। आयोजन किया गया इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में, और विजेता रहा है भारत पुरुष एवं महिला दोनों कैटेगरी में। और देखो भारत विजेता रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा भारतीय पुरुष कबड्डी टीम के कप्तान, तो आप कहेंगे माथीराम अरुमुगम। फिर भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान, तो आप कहेंगे शिल्पा हैं। उप विजेता रहा है इंग्लैंड पुरुष और महिला दोनों वर्गों में। इसका आयोजन किया गया इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के द्वारा। और देखो कबड्डी वर्ल्ड कप का जो पहला संस्करण हुआ था 2019 में हुआ था, मलेशिया के मेलाका में हुआ था, और ये वर्ल्ड कप भी अपन ने जीत लिया था, भारत ने जीता था महिला और पुरुष दोनों वर्गों में। मतलब अभी तक 2 संस्करण हुए हैं और दोनों के दोनों संस्करण जीते हैं भारत ने। ठीक है, कबड्डी में और खो खो में अपन अव्वल है, याद रखना। WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? WPL इसका खिताब जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने, और हराया किसको है? दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराया है। WPL का आयोजन कहाँ कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा। तीसरा संस्करण खेला गया
मुंबई इंडियंस ने जीता है, इसकी कप्तानी करी हरमनप्रीत कौर ने। उपविजेता रही है दिल्ली कैपिटल, इसकी कप्तानी करी मैग लेनिंग ने। विजेता राशि 6 करोड़ रुपए, उपविजेता के लिए 3 करोड़ रुपए। टोटल 5 टीमें खेली हैं। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का हरमनप्रीत कौर के लिए ऑरेंज कैप जो है किसको दिया जाता है, जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हों, तो 553 रन बनाए हैं नेटली साइबरवेंट ने, जो कि एमआई के लिए खेली। पर्पल कैप दिया जाता है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हों, तो 18 विकेट लिए हैं अमेलिया केर ने, जो कि एमआई के लिए खेली। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया नेटली साइबरवेंट के लिए। टाटा स्पॉन्सर कंपनी बनाई गई WPL की जो है टाटा ग्रुप, ठीक है, टाइटल स्पॉन्सर कंपनी टाटा ग्रुप को बनाया गया। इसी क्रम में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता, लेकिन भारत ने किस देश को हराया? विजेता तो याद है, लेकिन उपविजेता भी याद रखो, न्यूजीलैंड जो है उपविजेता है। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो पाकिस्तान और यूएई में आयोजन हुआ। 9वां संस्करण है। भारत ने जो है तीसरी बार ये चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है रोहित शर्मा की कप्तानी में। उपविजेता रहा है न्यूजीलैंड। फाइनल का मैन ऑफ द मैच दिया गया रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया न्यूजीलैंड के रचन रविंद्र को। गोल्डन बैट अवार्ड भी रचन रविंद्र को, और गोल्डन बॉल अवार्ड न्यूजीलैंड के मैट हेनरी को दिया गया। विजेता के लिए यानी कि भारत के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि मिली है। ऑफिशियल सॉन्ग क्या बना? जीतो बाजी खेल के। इसके सिंगर हैं आतिफ असलम। अब देखो, ऑफिशियल सॉन्ग बना है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जीतो बाजी खेल के, तो सिंगर भी पूछे जाएंगे ना। जितनी मैं कोशिश करता हूं, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं वो सारे मैं कवर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब देखो, जो अगला संस्करण होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का 10वां संस्करण 2029 में, कहाँ पर होगा? ये होगा भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो सर्वश्रेष्ठ की टीम जो है ये पहले स्थान पर रही है। 38वीं राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड के 12 शहरों में आयोजित हुए। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। मस्कट बनाया गया मौली के लिए, ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। थीम सॉन्ग जो है हल्ला धूम धड़क्का के लिए बनाया गया। मसाल तेजस्विनी के लिए। पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ की टीम 121 पदकों के साथ टॉप पर रही है। राजा भलीन सिंह ट्रॉफी जो है ये सर्वश्रेष्ठ की टीम के लिए दी गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो किसने किया है? ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुए? 3 नए आपराधिक कानून जो लागू हुए हैं इनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। कब लागू हुए हैं? 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। थोड़ी सी मोटी मोटी डिटेल आप जान लो। 1 जुलाई 2024 से 3 नवीन आपराधिक कानून पूरे भारत में लागू हो गए हैं। पुराने समय के जो अंग्रेजों के समय के कानून चल रहे थे, एक था आईपीसी, इसका फुल फॉर्म द इंडियन पीनल कोड, फिर दूसरा था सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा था इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आईपीसी की जगह पर आ गया है वीएनएस, फुल फॉर्म क्या है? भारतीय न्याय संहिता। और सीआरपीसी की जगह पर आ गया है वीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और ये जो 3 नए आपराधिक कानून हैं इनको सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? एसबीआई इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, सीएस शेट्टी इनको शॉर्ट में कहा जाता है। एसबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। वर्ष 2024-25 के लिए किस शहर को एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? चाइना के चिंगदाओ के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है 2024-25 के लिए। भारत में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? इसके बारे में आपको पता है कि नहीं? भारत का पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय अपने देश भारत में बन रहा है। और कहाँ पर बन रहा है? राजधानी नई दिल्ली में बन रहा है। किस देश के सहयोग से? तो फ्रांस के सहयोग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2024 में अतिथि देश के तौर पर
भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया। तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन किया गया इटली में, ठीक है। और चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी को। तो G7 समिट का ये कौन सा संस्करण है? 50वां। और अध्यक्षता करी है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने। अब G7 के सदस्य देश कौन कौन से हिस्सा आते हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहां पर प्रारंभ करी है? सही आंसर हो जाएगा राजधानी नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेल पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर सफल परीक्षण किया। ये पुल कहां पर है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल पुल, इसको नाम दिया गया है चिनाब रेलवे ब्रिज, और ये जम्मू कश्मीर में है। टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत के आम रस को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों, दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में जो अपने देश का आम रस है, इसको पहला स्थान दिया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना? दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश ये बन गया है आइसलैंड। 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? राज्यसभा में सदन के नेता JP नड्डा बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जगत प्रसाद नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया और इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया। और ये गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। इनके पास में एक मंत्रालय भी है, कौन सा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्रालय है JP नड्डा जी के पास में। 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इनके बारे में पता होगा, ओम बिरला बने हैं, ठीक है। और याद रखना, नरेंद्र मोदी जी ने सदन में लोकसभा स्पीकर NDA उम्मीदवार ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, ठीक है। विपक्ष की ओर से K सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया था और ध्वनि मत से ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। और ओम बिरला की लोकसभा सीट पूछी जाए तो कहना राजस्थान की कोटी बूंदा सीट से इन्हें लगातार तीसरी बार सांसदी का चुनाव जीता है। इसी क्रम में 18वीं लोकसभा के लिए जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष, उनका नाम क्या है? प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं, उनका नाम है भर्तृहरि महताब। लेकिन ये काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं, तो याद रखना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। इनकी सीट कौन सी है? उड़ीसा की कटक सीट से ये विधायक हैं और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन है? देखो 5 स्टार वाले क्वेश्चन है ये पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है इनकी। तो 18वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज सांसद, इनका नाम है TR बालू। कितनी उम्र है? 82 साल के हैं ये, ठीक है। कौन सी पार्टी से हैं? तो DMK पार्टी से। और कौन सी सीट से ये सांसद हैं? तो श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु की ये सीट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास की सबसे कम उम्र के सांसद बताओ। अब देखो सबसे कम उम्र के सांसद, इनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज। जब ये चुनाव जीते तो ये 25 साल 3 महीने और 3 दिन के थे, ठीक है। कौन सी सीट से ये सांसदी का चुनाव जीते हैं? यूपी की कौशाम्बी सीट से ये चुनाव जीते हैं, ठीक है। याद रखना कौन सी पार्टी से चुनाव जीते? तो सपा पार्टी, अखिलेश यादव की सपा पार्टी से। बताओ अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रियंका जारकीहोली, ठीक है। ये कर्नाटक की एक सीट है, उस सीट का नाम है चिक्कोडी सीट। यहाँ से ये चुनाव जीती हैं, कांग्रेस की ये प्रत्याशी हैं, ठीक है। याद रखना अब तक की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने? सबसे युवा कैबिनेट मंत्री की बात करें तो ये बने राम मोहन नायडू, ठीक है। राम मोहन नायडू जो है सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। इनकी उम्र है 36 साल। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। राम मोहन नायडू लगातार तीसरी बार
श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन बने? सबसे अमीर मंत्री बन गए हैं चंद्रशेखर पेम्मासानी। कौन सी पार्टी से हैं? टीडीपी पार्टी से हैं। आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से इन्हें चुनाव जीता है। ग्रामीण विकास व संचार राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किसने बनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है शंकर लालवानी ने। देखो लोकसभा चुनाव 2024 में जो रिकॉर्ड बने हैं, तो सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से बीजेपी के शंकर लालवानी ने 11.75 लाख वोटों से ये जीते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है असम के धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने 10.12 लाख वोट से ये जीते हैं। तीसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, ये 8.21 लाख वोट से जीते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं ये। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, अब तक के इतिहास में नोटा बटन पर सबसे ज़्यादा वोट डलने का नेशनल रिकॉर्ड कहाँ पर बना है? देखो नोटा बटन पर सबसे ज़्यादा वोट डलने का रिकॉर्ड बना है इंदौर में। इंदौर में 2 लाख से ज़्यादा वोट जो हैं ये नोटा पर डले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो मैं बता चुका हूँ, इनका नाम है जेपी नड्डा। ठीक है, गुजरात से ये राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बने हैं। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट है इनकी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको दिया गया और इनने प्रताप भानु शर्मा को हराया है कांग्रेस के, और ये मध्य प्रदेश के 4 बार सीएम रह चुके हैं। इसी क्रम में भारत के नए ऊर्जा आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो हरियाणा के, आपको पता होगा, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर खट्टर बने हैं। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी सीट से ये सांसद बने हैं? तो हरियाणा की करनाल सीट से ये सांसद बने हैं। हरियाणा के 2 बार ये सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? इनका नाम है क्लाउडिया शेनबॉम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जापान देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला कहाँ पर बनाई गई है? तो ये चाइना में बनाई गई है और चाइना के सिचुआन प्रांत में बनाई गई है। ये प्रयोगशाला ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य डार्क मैटर को स्टडी करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुल्ला सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो लद्दाख में इसका निर्माण किया जा रहा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम बताएं जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। तो इस सुरंग का नाम है सैला सुरंग। किस राज्य के थाने गांव में देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया? तो देश का पहला लेखक गांव ये थाने गांव बना है, लेकिन ये किस राज्य का है? उत्तराखंड राज्य का। फरवरी 2024 को किस देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन हुआ? तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद दोस्तों ये अल्जीरिया में बनाई गई है। कहाँ पर? अल्जीरिया में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा कहाँ पर शुरू किया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र है और ये अपने देश भारत में शुरू किया गया है। और भारत में तो ठीक है, लेकिन एग्जिट लोकेशन तो गुजरात के जामनगर में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट, WHO के अनुसार कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बन गया दोस्तों जॉर्डन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का लोकार्पण किया? तो विश्व का सबसे ऊंचा ऐसा टावर जो कि बांस से बनाया गया है, इसका लोकार्पण नितिन गडकरी जी ने बेमेतरा में किया है। ठीक है, बेमेतरा छत्तीसगढ़ का एक जिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, देश का पहला हिंदी
साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा या फिर अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया। सारी फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा या उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने किया और इस मंदिर का भूमि पूजन या फिर शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने ही किया था। राम मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट। राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। रामलला की जो मूर्ति है उस मूर्ति के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज और रामलला की मूर्ति की ऊंचाई है 51 इंच। मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी है L&T कंपनी और इस मंदिर का निर्माण जो है ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा किया गया। 17 अप्रैल 2024 को किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया? तो देखो, नेचुरल तरीके से सूर्य की किरणें रामलला जी के माथे पर डाली गई, इसको कहा गया रामलला जी का सूर्य तिलक। और ये काम किसने किया है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो एक और प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? सबसे ऊंचा, पूरे संसार का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा। इस मंदिर का निर्माण श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से 150 एकड़ जमीन में बनेगा। इस मंदिर की ऊंचाई 721 फीट होगी। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम बताओ? तो नया नाम है श्री विजयपुरम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सितंबर 2024 को राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। यूपी के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में। अगस्त 2024 में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ पर खोला गया? दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू ये कर्नाटक के चामराजनगर में खोला गया। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बन गया? VVIP प्रश्न है ये। तो पहले गोरखपुर था, लेकिन अब दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है ये? कर्नाटका के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण है भैया ये। तो ये दिया गया है मारियंगेला हंगरिया के लिए। ठीक है, ब्राज़ील की ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, नाम है मारियंगेला हंगरिया। इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 दिया गया। ये पुरस्कार इनको जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण और रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने वाली सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अग्रणी काम के लिए दिया गया। देखो, जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसको कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और स्थापना किसने करी थी? डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। इनके बारे में तो जानते होंगे, इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अच्छा, पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था? अभी एक SSC में प्रश्न पूछा गया था कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो मैं आपको हिंट दूं, आप कमेंट करके बताना। भारत में हरित क्रांति के जनक जो कहलाते हैं उनको ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था। हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान कुमार मंगलम बिरला के लिए दिया गया है। ठीक है, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? देखो, चमेली देवी जैन पुरस्कार महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और ये जतिंदर कौर तूर के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान भद्रेश दास स्वामी के लिए दिया गया है। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी को दिया गया, जो कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं
और इनको ये सम्मान इनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। इससे पहले 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया था। इस सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी और ये सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसके पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे और प्रथम महिला विजेता बालमणि अम्मा थीं। बताओ गणित के क्षेत्र का सम्मान। एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम बताओ। एबेल अवार्ड ये मसाकी काशीवारा के लिए दिया गया है। ये फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और देखो इस अवार्ड को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताओ हाल ही में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या हो गया? तो बिहार का जो गया शहर है इसका नाम हो गया है गया जी। ओके। महाराष्ट्र सरकार ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा कर दी? देखो औरंगजेब का मकबरा जो है कहाँ पर है? खुलदाबाद में। खुलदाबाद का नया नाम रत्नापुर किया जाएगा। CISF ने तमिलनाडु के आराकोनम में स्थित अपने रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजादित्य चोलन के नाम पर। ठीक है, कौन थे ये? तो राजादित्य चोलन की हम बात करें तो ये चोल राजकुमार थे। नेक्स्ट है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? तो सही आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह जी के नाम पर। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इसमें भारत 130वें स्थान पर है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। 193 देशों में भारत 130वें स्थान पर है। और टॉप पर कौन सा देश है? तो टॉप पर है दोस्तों आइसलैंड देश टॉप पर है। ओके। UN की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग बताओ। तो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें इसमें भारत 118वें स्थान पर है। मार्च 2025 को UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया। इस इंडेक्स में 147 देशों में भारत 118वें स्थान पर है। 2024 में 126वें स्थान पर था। फिनलैंड लगातार 8वीं साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर है तो फिनलैंड टॉप पर, डेनमार्क सेकंड पर, नॉर्वे थर्ड पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश ने टॉप रैंक हासिल करी है? देखो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये क्या बताता है कि किस देश की सेना कितनी ताकतवर है। तो इसमें टॉप पर रही है अमेरिका की सेना, सेकंड पर रही है रसिया की, थर्ड पर रही है चाइना की और फोर्थ पोजीशन पर रही है अपने देश की सेना। नेक्स्ट है हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में भारत 25वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट 2025 में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर रहा है? हेनली पासपोर्ट में क्या होता है? ये इंडेक्स बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है और इसमें अपना देश भारत 85वें स्थान पर है। ये जो इंडेक्स है हेनली एंड पार्टनर रिसर्च टीम के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान सिंगापुर का है, भारत का स्थान है 85वां। सबसे शक्तिशाली मैंने बताया सिंगापुर, सबसे कम शक्तिशाली अफगानिस्तान। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये पता लगाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो साइबर अटैक के मामलों में हम बात कर रहे हैं, भारत सेकंड पोजीशन पर है, पहले पोजीशन पर है USA। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन टॉप पर हैं? सबसे धनी परिवारों की सूची में मुकेश अंबानी एंड फैमिली ये टॉप पर है। एडेल गिब हॉर्न इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन बने? सबसे दानी व्यक्ति या सबसे परोपकारी व्यक्ति जो हैं ये बन गए हैं शिव नादर एंड इनकी फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? VR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC की नए अध्यक्ष कौन बन गए? ACC के नए अध्यक्ष बन गए हैं
इनका नाम है दोस्तों मोहसिन नकवी। ठीक है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं और ACC के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। ठीक है, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी के लिए। देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम बताइए। तो इनका नाम है दोस्तों अंजू राठी राणा। भारत में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका नाम है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री और ये जिम्बाब्वे देश की हैं। देखो, इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इनका नाम है PT ऊषा। फिर बताओ, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? मोदी जी की निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। PM नरेंद्र मोदी जी के नए प्रधान सचिव 2 कौन बने हैं? तो शक्तिकांत दास, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं, ये मोदी जी के नए प्रधान सचिव 2 बने हैं। फिर बताओ, सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांत पांडा सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने माधवी पुरी बुच का स्थान लिया है, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। फिर बताओ, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? अजय सेठ, ये भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, बताओ, मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। हम डिटेल से समझेंगे और भी ऑपरेशनों को समझेंगे। क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। जवाब में भारतीय सेना ने 6 मई 2025 को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी और 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया। ठीक है, और इस कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ ऑपरेशन चले। एक है ऑपरेशन सिंदूर, अभी चला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में। फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस टाइम चला। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा के दौरान चला। ऑपरेशन विजय 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था तब चला। ऑपरेशन पराक्रम 2001-2002 का भारत पाक सैन्य गतिरोध हुआ था उस समय चला। ठीक है, तो ये 5 ऑपरेशन भारत पाकिस्तान के बीच हुए, याद रखना। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन के तहत राहत सामग्री भेजी? तो जब म्यांमार में भूकंप आया, वहाँ पर तबाही मची थी, तो अपन ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहाँ पर राहत सामग्री भेजी थी। बताइए दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग पर काबू पाने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। बताओ, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो जब युद्ध चल रहा था रसिया यूक्रेन का, तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे, छात्र फंसे थे, उनको वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा को शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने पिछले 1 साल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 करंट अफेयर्स को कवर कर लिया, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आप पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, मंथली वाइज टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की सबसे शानदार ई बुक को परचेस कर लेना। पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। सेकेंड ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। थर्ड है साइंस की रामबाण ई बुक। ये तीनों बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं और तीनों पर मैंने एक ऑफर भी रखा है। अभी एग्जाम है ना आप लोगों के, तो मैंने एक ऑफर रखा है। केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। पेमेंट सक्सेस होने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है 5 सेकंड के अंदर। जैसे हमें स्क्रीनशॉट मिलेगा 5 सेकंड के अंदर हम आपको तीनों ई बुक भेज देंगे। तो एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए इन तीनों ई बुक को अभी के अभी परचेस कर लेना। ठीक है, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि इसी प्रकार का जब भी
मैं वीडियो लाऊंगा दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सकेगा। थैंक यू। जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।